बातचीत। यह एक निबंध है। इस निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं, जिनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ। इनके माताजी का नाम पार्वती देवी एवं पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। इनके पिता एक व्यापारी थे एवं माता सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। बालकृष्ण भट्ट के पिता के मृत्यु के बाद व्यापार संभालने को लेकर घर में कलह का सामना करना पड़ा। फिर भी पिता का घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझना पड़ा और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक हैं। ये भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। ये हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार तथा आधुनिक आलोचकों के प्रवर्तकों में सबसे आगे हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीनतम धरातल और मानस दिया। इन्होंने अपने लेखन से एक नवीनतम धारा का दिशा दिया। बालकृष्ण भट्ट ने बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्रता, राजा प्रजा, किसानों की दुर्दशा, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी में रखा। इनके कुछ प्रमुख रचनाएं रहस्य कथा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, नाटक में पद्मावती, शिक्षादान, सीता वनवास, एक रोगी और एक वैद्य, बाल विवाह। बच्चों, बातचीत निबंध मुख्य रूप से भट्ट जी के बारे में ही कही गई बातों को सहज की पुष्टि और प्रमाणित करता है। बालकृष्ण भट्ट एक गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक थे। लेखक के लोक व्यापार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति से महसूस करने वाली भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती थी। बच्चों, आपको मालूम है कि ईश्वर ने मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की है, जिसमें से वाक शक्ति भी एक अलग है। यदि मनुष्य के पास वाक शक्ति न होती तो हम लोग नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लूंज पूंज से हो जाते, मानो कोने में बैठा दिए गए हों। और जो कुछ भी सुख दुख का अनुभव हम बातों से करते हैं, वो इशारों से करते हैं। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में भाषण, वक्तृता और बातचीत दोनों हैं, किंतु भाषण से बातचीत का ढंग ही निराला है। भाषण का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। उसमें भाषण की संजीदगी बेकदर की तरह धक्के खाते फिरती है। बातचीत की सीमा
2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उसकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीसरी हुए वह दोनों की बातें कोसों दूर हो जाती है। कहा भी गया है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो ये दोनों आदमी अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठते हैं या उसे मूर्ख, अज्ञानी समझने लगते हैं। 3 आदमियों में बातचीत का त्रिकोण बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप अक्सर उन तीनों में परस्पर होती ही हैं। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। जब 4 आदमी हो जाते हैं तो उसका बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बातें नहीं होती। जो कुछ भी बातें की जाती है वो फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के अच्छे में सनी हुई होगी। राम रमैवल कहलाएगी। उसे हम संलाप नहीं कह सकते। 2 बुढ़ियों के बीच की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटियों वाली होती है। अपनी बहू या बेटों का गिला शिकवा करते हैं। कभी कभी बात करते करते अंत में वे दांत निकाल लड़ने लगते हैं। सबसे उत्तम प्रकार की बातचीत करने का यही है कि हम वह शक्ति अपने आप में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण एक नए ढंग दिखाया करती है। अवाक रहकर अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल्य है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एक स्वापन है।